चलिए आज हम लोग ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ जेई लेवल की डिस्कशंस करेंगे और उसके रिलेटेड चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें कैलकुलस यूज होगा, थोड़ा आप लोग देख लेना, इस चीज़ों को याद करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला हुआ कि हाउ टू फाइंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू मासेस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखो और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा दो चार्ज के लिए इंटेंसिटी निकालना, मैं ही वीडियो आपको भेजूंगा, इसको देखो उसको करो। ठीक है, 100% सिमिलर है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मास m है और यहाँ पे कोई एक दूसरा मास m है। ध्यान से देख लेना, जेई के लिए है, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है। सो दिस इज व्हाट इज द बाइसेक्टर। यहाँ पे पहुंचे हम। सपोज इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम हियर। हमें पता करना है व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो क्या है, E ड्यू टू two masses each of m kg at a distance x from their center along the perpendicular bisector। मतलब T पॉइंट में हमें इंटेंसिटी पता करना। ठीक है, क्लू क्या है? क्लू इज वेरी सिंपल। क्लू ये है कि कोई अगर एक पॉइंट मास है, उसके चलते r डिस्टेंस में इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? वी कीप ए 1 kg मास, जो फोर्स आता है उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए 1 kg मास इज द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये फोर्स इसके ऊपर अट्रैक्टिव होगा, तो हम कहेंगे E ऐसे होगा। E का वैल्यू कितना होगा? G A1/r²। ये हो गया क्लू। इसको लेके हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। वी आर इंटरेस्टेड फॉर इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो P पॉइंट में इंटेंसिटी निकालने के लिए देखेंगे इसके लिए क्या बन रहा है इंटेंसिटी, इसके लिए क्या बन रहा है इंटेंसिटी। इफ आई जॉइन इट लाइक दिस, ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं। इफ आई जॉइन इट लाइक दिस, तो इसके लिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। आई कॉल इट E। ये डिस्टेंस कितना है? ये A है, ये x है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन चलो फिलहाल कहते हैं r का वैल्यू क्या है? √x² + a²। अगर इसके लिए यहाँ पर इंटेंसिटी E हुआ, तो इसके लिए भी तो यहाँ पर इंटेंसिटी E ही होगा। कितना सिंपल है। अच्छा, हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। वी कैन मेक यूज ऑफ आवर ट्रायंगल लॉ। ये बीच में क्या एंगल है पता करके कर सकते हैं, बट आई वांट टू गो फॉर द अदर मेथड, एडिशन थ्रू रिजोल्यूशन। कैसे करेंगे? आई कैन रिजॉल्व दिस E into two components। इफ आई assume दिस एंगल इज थीटा, तो हम कहेंगे E का एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा, यू कॉल इट E sin थीटा। E का एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा, यू कॉल इट E cos थीटा। सिमिलरली इस E के लिए भी एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा, है ना। तो ये नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? 2E cos थीटा, और इधर को कितना हो जाएगा? E sin थीटा। अगर हमें जोड़ना है ये दोनों को, तो ये सारा कंपोनेंट को जोड़ना है। as shown in figure क्या मिल रहा है आपको? देखो तो फिगर में देखेंगे तो हम कहेंगे सिग्मा, अगर हम इसको लेते हैं y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सिग्मा EY इज इक्वल टू सिग्मा EX, दोनों का x कंपोनेंट को जोड़िए, दे आर इक्वल अपोजिट, इज इक्वल टू 0।
सिग्मा ई वाई कितना होगा, इसका ई कॉस थीटा, इसका ई कॉस थीटा मिलके हो गया 2e cos थीटा, where what is E? E is the intensity due to this, कितना है gm by r square. What is cos थीटा? अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये ट्रायंगल को देखिए, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा x by r, it is x by r. So what it comes out to be 2e के जगह gm by r square, cos थीटा की जगह x by r, सिंप्लीफाई करो तो मिल गया 2gmx by r क्यूब. हम जानते हैं कि जो नेट ई होगा, ई नेट होगा, वो तो वेक्टर है ना, वो क्या होता है सिग्मा ई एक्स आई के, और ई नेट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है सिग्मा ई एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा ई वाई का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर निकालो, होल ओवर दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ ई नेट, है ना. क्या मिल गया, ई नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आएगा सिग्मा ई एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा ई वाई का स्क्वायर, है ना. तो इसका होल रूट ओवर, अब सिग्मा ई एक्स का स्क्वायर सिग्मा ई वाई का स्क्वायर अगर करेंगे, सिग्मा ई एक्स तो 0 था, इसका स्क्वायर करके रूट ओवर करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो सिग्मा ई वाई है, कितना है 2gmx by r क्यूब. लेकिन r क्या था, r was the distance between these two points. तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2gmx by r की जगह लिखेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्योंकि r होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर का क्यूब इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2. समझ में आया क्या? ये चीज अगर समझ में आ गया, अब इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल में तो कोई पूछेगा नहीं, आपको डिराइवेशन करना नहीं पड़ेगा. तो क्या पता चला, कंक्लूजन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, नहीं कंक्लूजन को लिखेंगे कि E at point T EP is 2gmx by x square plus a square to the power 3/2. याद रखना पड़ेगा, मैं क्या करूं, आपको याद रखना पड़ेगा, there is no other choice. और डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है, डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड. अब हम देख रहे हैं कि x बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगा. अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे हाउ इज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ x. थोड़ा देखो तो, मैं प्लॉट करना चाहता हूं कैसा वेरिएशन हो रहा है E का विथ x. जब x 0 था, मतलब आप कहां पे थे, यहां पे थे, ये पॉइंट में C पॉइंट में थे. C पॉइंट में इंटेंसिटी क्या था, ये इधर को खींच रहा था, ये इधर को खींच रहा था, नेट फोर्स वाज 0, सो इंटेंसिटी वाज 0. और एक्सप्रेशन में आप x के जगह 0 डालो, क्या मिला, इंटेंसिटी 0. फिर जैसे जैसे x बढ़ने लगा इंटेंसिटी बढ़ने लगा, ठीक है. जब x को बहुत ज्यादा कर देंगे, यू विल गो टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, you will go to infinite distance. Due to any finite source, its effect at infinite distance has to be 0. मतलब फाइनली इंटेंसिटी 0 हो रहा होगा, बहुत दूर पे जाके 0 हो रहा होगा. शुरू में 0 है, बाद में 0 है, बीच में 0 नहीं है. इसका क्या मतलब निकलता है, थोड़ा सोचो तो. पक्का इंटेंसिटी बढ़ रहा होगा, घट के फिर 0 हो रहा होगा. तो क्या मिला, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, अटेन्स मैक्सिमम एंड देन बिकम्स अगेन 0. अब हमें पता ये करना है कि कहां पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू x0. हम निकाल सकते हैं इसको, बट आई डोंट नो वेदर यू विल लाइक और नॉट द डेरिवेशन.
मैं डेरिवेशन कर लूंगा, दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा। तो क्या पता चला इसमें, E इज मैक्सिमम, जहां पर E मैक्सिमम हुआ है, जहां पर E मैक्सिमम हुआ है उस पॉइंट में अगर इस ग्राफ को हम एक स्लोप निकालेंगे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, कितना ये लाइन का स्लोप, स्लोप इज 0। स्लोप 0 मतलब de by dx इज 0, स्लोप इज गिवन बाय dy by dx। तो हम क्या कहेंगे, when E is maximum de by dx equal to 0, मतलब E का जो एक्सप्रेशन निकला था उसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 0। आप में से काफी लोगों को ये डिफरेंशिएशन में मजा नहीं आएगा, जबकि प्रोसेस आपको याद है, प्रैक्टिस नहीं किए तो कर नहीं पाओगे, अगर कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करोगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, ये याद रखना है। तो कहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, 8 a बाय रूट 2, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम 8 a बाय रूट 2। मेरे ख्याल से तीनों चीज समझ में आ गया। सो along the perpendicular bisector at a distance a by root 2 the intensity is maximum। आपको ये फिगर याद रखना है, तीनों एक्सप्रेशंस याद रखना है ना, तीनों एक्सप्रेशंस याद रखना है, तभी जाके ये चीजें बनेंगी। समझ में आ रहा है क्या, देख लो, ये there is no choice, you have to go through all these things, करना पड़ेगा। जेई कोई थोड़ी हलवा है, हर कोई पढ़ेगा हर कोई पढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। belonging the liberty of good children and a good system of teaching, सबका नहीं है। अब ये जो चीज हम लोग देखे इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं चेक करूंगा कि आप में से कितने लोग इसको अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी के एप्लीकेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है। सपोज हियर इज ए रिंग ऑफ मास m and radius r and along its axis at different points intensity will be different. Say I say this is my x axis, this is my y axis, this is my x axis, this is my y axis। क्या दिया है, for or consider a uniform ring, consider a uniform ring of mass m and radius r, centered at origin, plot variation of E, the gravitational intensity, along y axis, मतलब y एक्सिस में y के साथ ये कैसे वेरिएशन हो रहा है, इधर 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 हर जगह y के साथ जो वेरिएशन है उसको प्लॉट करो। सोचना है इसको। मैं क्या करता हूं समझने के लिए, मैं ले लेता हूं रिंग को A से। सपोज रिंग ऐसा है, सपोज दिस इज व्हाट इज द रिंग एंड दिस इज व्हाट इज द y एक्सिस। मैं इस साइड में क्या ड्रॉ करना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, और इंटेंसिटी को ड्रॉ करना चाहता हूं। इंटेंसिटी तो वेक्टर है, ठीक है, इंटेंसिटी को ड्रॉ करते हैं। हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंटेंसिटी एट द सेंटर, सेंटर में इंटेंसिटी कितना है। इफ आई कीप ए 1 kg mass, each and every mass will pull it towards that, the net force on the 1 kg mass will be 0, so intensity at the center is 0, है कि नहीं। अच्छा, ये पॉइंट में इंटेंसिटी कैसे होगा, नीचे की तरफ। चलो हम लोग नीचे की तरफ को लेते हैं नेगेटिव, ये डाउनवर्ड को लेते हैं नेगेटिव, अपवर्ड को लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि वेक्टर है। अच्छा, तो जैसे हम सेंटर से दूर गए, अब इंटेंसिटी 0 नहीं है, कुछ कुछ इंटेंसिटी मिलेगा और इंटेंसिटी बढ़ने लगेगा, फिर बहुत दूर पे चले जाएंगे, इंटेंसिटी 0 होगा। इसका मतलब इस केस में भी इंटेंसिटी पॉजिटिव y एक्सिस में कैसे हो रहा है, देखेंगे तो इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग 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 बिकमिंग मैक्सिमम, अगेन डिक्रीजिंग टू 0।
हम नीचे आ गए तो यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे होगा, 1 kg मास रखोगे तो रिंग खींचेगा, मींस इंटेंसिटी विल बी लाइक दिस। तो इस साइड इंटेंसिटी जो है पॉजिटिव होगा ऑन दी नेगेटिव वाई एक्सिस। इसका डायग्राम कैसे होगा, इस केस में भी वही बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घट के 0 होगा। सो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इज लुकिंग लाइक दिस। हमें अब पता करना है कि कहां कहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम था। सोचो अगर दो मास होते, यहां पर एक m मास, यहां पर एक m मास, दो अपोजिट मास को कंसीडर करेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस हो गया 2r। उन दोनों के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना हाइट में होता था, जब ये a था, हाइट होता था r/2। अब ये दोनों मास के लिए जहां पर मैक्सिमम होगा, ये दोनों मास के लिए भी तो वहीं पर मैक्सिमम होगा ना, ये दोनों मास के लिए भी वहीं पे मैक्सिमम होगा, सबके लिए एक पॉइंट में ही मैक्सिमम होगा। दैट मींस द मैक्सिमम इज एट r/2 and here r/2। so this is what is the variation of intensity। समझ में आया? ये आएगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देगा और उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे आप लोग कैसे करते हो, और एक एप्लीकेशन देते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए पेश करता हूं, देखता हूं आप में से कौन सबसे पहले इसका आंसर बताएगा। सपोज आई से हियर इज ए, दिस इज व्हाट इज एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट इज वाई एक्सिस, हियर इज ए स्क्वायर, हियर इज ए स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर का साइड लेंथ कितना दिया है, l। साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज l। स्क्वायर इज सेंटर्ड एट ओरिजिन। यहाँ पे एक मास है m, यहाँ पे एक मास है m, यहाँ पे एक मास है m, हर जगह चार कोने में चार मास रखा है। एंड हाउ इज द z एक्सिस लाइक दिस। अगर ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C along z axis the gravitational intensity is maximum। gravitational intensity, क्या आप लोग इसको कर सकते हो? पक्का कर सकते हो, जिनका दिमाग चल जाएगा वो कर लेंगे। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। क्या आंसर आया? l/√2 आया एक। दूसरा क्या आया? l/2√2 आया एक। यस। अब देखो, हमें जब z एक्सिस में कोई एक पॉइंट देखना है, वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमाइज करना है, इन दोनों के लिए जहां पर मैक्सिमम होगा, इन दोनों के लिए भी वहीं पे मैक्सिमम होगा। और ये डिस्टेंस है कितना, ये दिया था साइड लेंथ l है, साइड लेंथ l है, ऐसे दिया गया था। ये साइड लेंथ l है, ये दिया गया था। अब देखो आप लोग फटाफट बता दिए, ये डिस्टेंस पूरा होता है √2l, ये पूरा डिस्टेंस होता है √2l, तो ये आधा डिस्टेंस होगा √2l/2, दैट इज l/√2। ठीक है, तो अब सोचो क्या कहेंगे, E इज मैक्सिमम एट ए हाइट a/√2। लेकिन a की जगह क्या लेंगे, यहां पर a की जगह क्या लेंगे, पूरा डिस्टेंस को 2a लेते थे, भूल गए क्या? ये आधा है तो ये हो गया l/√2/√2, दैट इज l/2। देखा, आंसर गड़बड़ा गया आप लोगों का। सो एट ए हाइट आंसर क्या हो गया, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट ए हाइट l/2। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे जो आप लोग जानते हो, वो ये है, थोड़ा उसको फैलाएंगे और बढ़ाएंगे। E ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो क्या था कि कोई अगर एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है,
रेडियस जिसका r है उसके लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला कुछ था, क्या था? इट वाज gmx/r³। प्रीवियस वीडियो को रेफर कर लेना, मैं क्लास में किया, प्रीवियस वीडियो में डिराइवेशन किया। gmx/r³ कब? when x is less than r and it was gm/x² for x greater than equal to r। ये था, ये आप लोगों को मालूम है, क्या चीजें सबको मालूम है? भूल गए? यस। तो E का वेरिएशन अगर हम प्लॉट करते थे तो हम क्या देखते थे कि E विथ x वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अगर हम करेंगे, x क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ग्राफ क्या होता था? ग्राफ वाज ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। उसके बाद ये घटता था, ठीक है? तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम लोग को नोट करने की लायक बना। और इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना था? जब x इज इक्वल टू r, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना था? gm/r²। अच्छा, अगर ये हॉलो स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर नहीं होता, लेकिन मास m रेडियस r होता, ये दोनों एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन नहीं बदलता? पहला वाला कि दूसरा वाला कि दोनों? अगर ये दूसरा वाला नहीं बदलता, क्योंकि अगर ये हॉलो स्फीयर होता, बाहर तो इंटेंसिटी वही है, मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए बाहर इंटेंसिटी जो होता है, हॉलो स्फीयर के लिए बाहर इंटेंसिटी वही होता है। देखो भाई, चीजों को बढ़िया से सजा के दिमाग में रखो, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ठीक है? तो क्या हो गया? तो हम क्या कहेंगे? आउटसाइड ए स्फेरिकल मास m radius r, the intensity is equal to gm/x², चाहे वो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये चीज भी हम लोग देख लिए। अब हमें ये भी देखना था कि E एट द सेंटर x का वैल्यू 0 डालिए, E इज 0, चाहे हॉलो स्फीयर हो सॉलिड स्फीयर हो। हॉलो स्फीयर में तो हर जगह 0 है, सॉलिड स्फीयर में भी 0 ही है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा इसको वेक्टोरियली डील करते हैं। थोड़ा इसके लिए मैं बड़ा सा फिगर बनाऊंगा। सपोज हम कहेंगे ये हुआ एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है? यहां से कुछ ये पॉइंट में हमें इंटेंसिटी पता करना है, कितने दूर पे से? इट इज एट ए डिस्टेंस x, और हमें मालूम है कि इंटेंसिटी इज gmx/r³, r इज द रेडियस, ये हमें मालूम है। लेकिन इसी चीज को थोड़ा मैं वेक्टोरियली लिखना चाहता हूं। E is a vector, and what is the direction of that vector? The direction of vector is always toward the center। ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम E को क्या लिखेंगे? E वेक्टर इज इक्वल टू gmx, और इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E इनटू ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ E, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी gmx/r³, और ये हो गया इनटू a कैप। फिर a कैप क्या है? a कैप क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर directed from P to O। अच्छा, P to O कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे इस वेक्टर को? इसको लिखेंगे PO वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PO, है कि नहीं? कोई भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। PO वेक्टर क्या हुआ? PO वेक्टर इज दिस वेक्टर,
अगर हम कहेंगे ये यहां से x डिस्टेंस पे है तो ये वेक्टर का डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इज x, मैग्नीट्यूड ऑफ PO इज द डिस्टेंस, है ना, तो इट इज कमिंग आउट टू बी PO वेक्टर बाय x. Thus we conclude that E is equal to gm x by r cube into PO vector by x. x को खा गया, क्या मिला, gm by r cube into PO vector. ये याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है. इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P इज gm by r cube into PO vector P से O के तरफ, ठीक है. दिस इज व्हाट इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट P. ये पॉइंट का इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, फॉर्मूला होगा gm by r cube into PO vector. ठीक है, क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस सर. वेरी गुड. एप्लीकेशन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर था, कुछ मास होगा कुछ रेडियस होगा. जब मेंशन नहीं किया है विल अस्यूम ए होमोजेनियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास. अच्छा, अब ये हुआ उसका सेंटर, कॉल इट O. अब O मान लो कि ये डिस्टेंस है R. सपोज मैं क्या करता हूं, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं जो कि O और B का मिड पॉइंट है, मतलब कितना दूर पे है, इट इज एट डिस्टेंस r/2. ठीक है, ठीक है. पॉइंट को P नाम देते हैं. कंसिडर the solid sphere of mass m and radius r. एक एक बीट करके करेंगे. बीट नंबर 1, फाइंड E at point P. E means gravitational intensity. at point P पता करना. P पॉइंट में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पता करना रे भैया. कैसे करेंगे, हमें तो फॉर्मूला आता है. मैग्नीट्यूड पूछा है, वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा है, वेक्टर भी पूछ सकता था. तो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, P पॉइंट में जो होगा हमारा क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कितना होगा, सॉल्यूशन होगा E at point P इज gm x by r cube. अब x कितना है, r/2. हियर x is equal to r/2 from the center. डालो, इट इज कमिंग आउट टू बी gm by r/2 डाल दिए तो इट इज 2r². हम निकाल के किए. आप में से कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट होगा, एक्स्ट्रा स्मार्ट होगा तो वो कैसे सोचेगा, एक्स्ट्रा स्मार्ट वाला. अगर r/3 में पूछेंगे, r/4 में पूछेंगे, क्या वो कैलकुलेट करेगा, नहीं. वो तो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, वो ऐसे सोचेगा, अरे अंदर तो r डिस्टेंस तक इंटेंसिटी लीनियरली वेरी करता है, और यहाँ पे होता है कितना इंटेंसिटी, gm by r². r/2 में यहाँ पे अरे लीनियर वेरिएशन है भाई, ये कितना होगा, अगर ये r/2 हुआ, ये पूरा का आधा हुआ, तो ये भी ये पूरे का आधा होगा. दिस विल बी हाफ ऑफ दिस. ये पूरा कितना था, gm by r², तो ये हो जाएगा gm by 2r². ऐसे भी सोच सकते हो. एट ए डेप्थ r/3 मतलब डिस्टेंस हो गया 2r/3. अगेन यू गो फॉर द सिमिलर ट्रायंगल रेशियो एंड फाइंड आउट. समझ में आया, फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, ये मिल गया हमें सॉल्यूशन, क्या, डिस्टेंस r/2. बीट नंबर 2, if a spherical section of radius r/2 is
removed, is shown. What will be E at कहां पे O, O पे क्या होगा? कौन सा सेक्शन? एज शोन। मैं दिखाता हूं एक सेक्शन जो RB2 का निकाल दिए। ठीक है, अब क्या हो गया? फिगर ऐसा है, ये स्फीयर था, इसमें से स्फीरिकल सेक्शन हम निकाल दिए। ये स्फीयर जैसे दिखता नहीं है, हाँ ये हो गया स्फीयर, ये हो गया रेडियस R/2 का। तो ये सेक्शन को मैं निकाल दिया। दिस पार्ट इज रिमूव्ड, दिस पार्ट इज रिमूव्ड। अब स्फीयर कहां पे? ओनली दिस पार्ट पे है। ये पार्ट निकल गया है जिसका रेडियस है R/2, ये R/2 का रेडियस का है, ये निकल गया है। ये पॉइंट O था और ये पॉइंट C था, ये पॉइंट P था, नहीं जो R/2 डिस्टेंस में था। ये पॉइंट C था और ये पॉइंट O था। पूछा ये पार्ट निकल गया है, दिस पार्ट इज रिमूव्ड। अब बताओ व्हाट इज E एट पॉइंट O? अरे निकल गया, पूरा होता तो 0 होता। ये पॉइंट में अब क्या होगा? खाली O में नहीं, E एट O एंड E एट P, P में भी निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, दोनों जगह निकालो। ठीक है, कोशिश आप करिए। मैं आपको दे दिया इतना सारा फिगर, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है ना। उधार लेने वाला फल अच्छा तो लगता है, लेकिन हरदम गरीबी दौड़ते रहता है, और थोड़ा मिल जाता, और थोड़ा मिल जाता, और थोड़ा मिल जाता। नहीं, आपको खुद अपना चीज और कर लेना चाहिए। चलिए कोशिश करिए। O में और P में इंटेंसिटी क्या होगा? सेम स्फीयर जिसका देख रहे हो कि ये रेडियस, ये भी तो R/2 है ना, और ये मास इसका m है, लेकिन इतना निकालने के बाद मास थोड़ी m है, निकालने के बाद मास का और m नहीं रहेगा। फिर भी O में और P में हमें इंटेंसिटी चाहिए, E8P निकालना है। अच्छा, P में कुछ इंटेंसिटी था, कितना था? 2gm/r², वो हम देख चुके हैं। सॉरी, gm/2r² था, वो देख चुके हैं। P में जो इंटेंसिटी था वो क्यों था? क्योंकि पूरा सॉलिड स्फीयर के लिए था। थोड़ा ध्यान से सुनना। O में इंटेंसिटी क्या था? 0। क्यों 0 था? सर वो फॉर्मूला में x डालो तो 0 0 होता। अरे मारो गुरु, फॉर्मूला पहले फंडामेंटल तो समझो। O पॉइंट में 0 इसलिए था कि यहां पर अगर कोई भी एक मास के लिए इंटेंसिटी निकालेंगे, उसका अपोजिट मास अपोजिट इंटेंसिटी कर रहा था। हर एक मास एक दूसरे अपोजिट मास को कैंसिल कर रहे थे, तो नेट इंटेंसिटी हुआ 0। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? फिजिकल अंडरस्टैंडिंग आ गया समझ में? यस, फाइन। अब P पॉइंट में कुछ इंटेंसिटी था, किसके लिए? ये सारा मास के लिए था। अच्छा, जो मास निकल गया है, जो मास निकल गया है, उसके चलते P पॉइंट में क्या इंटेंसिटी था? जो निकल गया है उसके चलते P पॉइंट में क्या इंटेंसिटी था? अरे बोलो, जो निकल गया वो एक स्फीयर है, उसका सेंटर में क्या था इंटेंसिटी? 0 था। तो यहां पर जो इंटेंसिटी था वो इस मासेस के लिए नहीं था, बाकी सबके लिए था, है कि नहीं? है कि नहीं? अब इसको निकाल भी लो तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए तो 0 था। निकाल लेने के बाद भी P पॉइंट में इंटेंसिटी वही रहेगा, क्योंकि ये मास तो इस इंटेंसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। समझ में आया क्या? अगर ये बात है तो हम कहेंगे द रिमूव्ड मास does not contribute to E8P. Why? Because it is at the center of the removed mass. The removed mass लिखो या removed sphere लिखो और बढ़िया समझ में आएगा। Removed sphere does not contribute to E8P. क्यों? क्योंकि P उसका सेंटर में था। So even after removal
क्या मिलेगा, EP remain same as before, same as before, that is EP कितना होगा निकालने के बाद, पहले जितना था, कितना था, Gm/2r², है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग है, Gm/2r²। समझ में आ गया? फिर पूछा है O में, O में क्या होगा इंटेंसिटी, ये EP निकल गया, O में होगा इंटेंसिटी। अब सोचो तो O में था कितना इंटेंसिटी, O में इंटेंसिटी था कितना, इट वाज 0। क्यों? क्योंकि सारा मास एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन अभी तो आप इसको भगा दिए हो ना, इसको अगर आप भगा दिए हो, जस्ट थिंक, ये वाला मास के लिए जो इंटेंसिटी बनेगा उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, बाकी सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इनके लिए जो बनेगा उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। मतलब O में अभी जो इंटेंसिटी बनेगा सिर्फ इनके लिए बनेगा, ओनली ड्यू टू दिस मास, है कि नहीं? क्योंकि बाकी तो हर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये मास हम निकाल दिए हैं तो इसके लिए जो इंटेंसिटी बनेगा वही बरकरार रहेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो हम कहेंगे E8O अगर निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, E8O विल बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, E8O क्या हो जाएगा, E8O it is due to the spherical mass क्या आप बता सकते हो ये मास कितना होगा, व्हाट इज दिस मास? अगर ये पूरा ये रेडियस r/2 है, ये r/2 है, सोचो r/2 है, इसका वॉल्यूम था 4/3 पाई r3, है ना, इसका है 4/3 पाई r/2 का क्यूब, मतलब पूरा वॉल्यूम का ये 1/8 वॉल्यूम है, 2 का क्यूब 8 होता है, पर पूरा का वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम है v/8, तो पूरा का मास अगर m था, इसका मास होगा m/8, एंड रेडियस कितना है r/2, हो गया ना? तो मिल गया हमें E8O क्या होगा, सरफेस पे चाहिए कोई एक स्फीयर है जिसका मास m/8 है, रेडियस r/2 है, सरफेस में क्या इंटेंसिटी है, तो हम कहेंगे Gm/8 बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज r/2 का स्क्वायर, कितना आया थोड़ा देखो तो, सिंपलीफाई करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी Gm/2r²। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा, O पे जितना आ रहा P पे भी उतना ही आ रहा। अब यहाँ पर एक खेद है, वो चीजों को समझेंगे, मैं यहाँ का सॉल्यूशन फिर इसके बाद यहाँ से किया हूं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि O में जितना इंटेंसिटी है P में उतना इंटेंसिटी है। ठीक है कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। यस, अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसके अंदर डिस्कवर करने वाले हैं, अब देखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, पहले इसको आप बढ़िया से नोट कर लो, ध्यान से देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा। ये जो EP हम निकाले Gm/2r², वो किस डायरेक्शन में था, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ EP? इसको निकालने से पहले जो था, निकालने के बाद वही है, मतलब EP क्या था, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ऐसा था। EO कैसा है, EO तो सिर्फ इसके लिए है, ऐसा है, ऐसा है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लू क्या देखे, 10 10 10। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट EP वेक्टर इज सेम एज EO वेक्टर, ये दोनों वेक्टर बराबर है। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। वो ये है कि हम लोग देखे कि E8P was to Gm/2r² and E8O was this, and both these vectors are same. इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हॉलो स्पेस बना है, एम्प्टी स्पेस बना है, जो वॉइड बना है, ये स्फीयर को निकाल देने के बाद जो खाली जगह बना है, उसके हर जगह आपको बराबर इंटेंसिटी मिलेगा और उतना ही इंटेंसिटी मिलेगा और सेम डायरेक्शन में मिलेगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं भी इसको प्रूव करता हूं। तो क्या लिखेंगे इसको? प्रूव दैट, बीट नंबर 3 में देख रहे हैं, आफ्टर प्रूव दैट द intensity at every point inside the space of in the space of removed part is सेम। हमें प्रूव करना है कि हर जगह इंटेंसिटी बराबर होगा। ठीक है, ये हम अभी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। खैर चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए पहले मैं इसको मिटाता हूं, थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा सो दैट आई कैन इजीली शो यू। ठीक है, क्या है? ये हो गया हमारा बड़ा वाला स्पीयर, ये हो गया स्पीयर, और ये स्पीयर का एक हिस्सा निकाल लिया गया है। कौन सा हिस्सा निकाल लिया गया है? ये वाला हिस्सा निकाल लिया गया है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है? r/2 है। अच्छा, इसका रेडियस r/2 है, ये इसका रेडियस r/2। हमें पता करना है किसी एक पॉइंट में इंटेंसिटी। यहां पे मान लो कि पॉइंट ए में हमें इंटेंसिटी निकालना है, और ये था उसका P और ये था इसका O, है ना? ठीक है, तो ये जो निकल गया है जो पार्ट, उस पार्ट का मास क्या था? मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट क्या था? इट वाज m/8। ये हमें समझ में आ गया है। मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट इज m/8, है ना? ये तो समझ में आ रहा होगा मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट m/8 क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका रेडियस है r/2, पूरा का रेडियस है r। पूरा का अगर वॉल्यूम था 4/3 पाई r³ और ये निकल गया है, उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r/2 का क्यूब, दैट इज सेम एज, इसको अगर v कहेंगे तो ये हो गया v/8। v/8 इज द वॉल्यूम रिमूव्ड। So what is the mass removed? If it is a uniform homogeneous solid sphere, the mass removed is m/8। अच्छा, हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पॉइंट में हम इंटेंसिटी निकालेंगे, कोई एक पॉइंट ए में अगर हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो that intensity will be same for any position of A in this space। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा तो आएगा, मैजिक है ये, यूनिक केस है। You will find a uniform gravitational field inside। Uniform gravitational field मतलब gravitational intensity is same in magnitude as well as direction at every point inside। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो हम कहेंगे E8 A is due to solid sphere or complete sphere minus E is equal to E due to complete sphere minus E due to the removed spherical part। हाँ सर, ये तो सही है, spherical part। चलो इसको हम कहेंगे E1 minus E2। क्या? E ड्यू टू द कंप्लीट स्फीयर, ये पूरा स्फीयर के लिए क्या होता है? जो निकल गया उसके लिए क्या होता है? माइनस कर देंगे, इज E1 minus E2। I will let E1 due to the complete sphere minus E2 due to the removed part। चलिए पहले E1 निकालते हैं। What is E1? It's a vector। It's a vector। तो हम कहेंगे E वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। E1 क्या हो गया? E1 हो गया इंटेंसिटी। ए पॉइंट कहाँ है? वो तो कुछ दिया नहीं है, नहीं आर्बिट्रेरी पॉइंट। चलो ठीक है, चलो इस पॉइंट को ए ही कहते हैं, ए ही कहते हैं। ए पॉइंट में जो इंटेंसिटी होगा कितना होगा? G m/r³ इंटू
बताए थे एओ वेक्टर, थोड़ी देर पहले बताए थे एओ वेक्टर। अच्छा E2 कितना होगा, G बाय G इंटू मास ऑफ दिस, इसका मास कितना है m/8, G m/8 बाय r क्यूब मतलब इसका रेडियस कितना है r/2 का क्यूब इंटू ये होता तो क्या होता, यही होता टुवर्ड दिस, नहीं टुवर्ड दिस कितना होता AP वेक्टर। थोड़ा सा जाके लिखो तो क्या है, देखो तो इसका नीचे 2 क्यूब होने से 8 है, ये 8 है खा गया, GM बाय r क्यूब इंटू AP वेक्टर। जो निकल गया है उसके लिए इंटेंसिटी ये होता, ठीक है। अब E1 माइनस E2 निकालेंगे, E1 माइनस E2, E8.8 इक्वल टू E1 माइनस E2। थोड़ा ध्यान से देखो, देखो रे देखो, बढ़िया मजा। E1 माइनस E2 निकालेंगे हम लोग, तो E1 वेक्टर हमारे पास है, E2 वेक्टर हमारे पास है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये GM बाई आर क्यूब गया बाहर, GM बाई आर क्यूब को हम बाहर ले लिए, अंदर क्या रह गया AO वेक्टर माइनस AP वेक्टर, है कि नहीं। अच्छा AP वेक्टर कैसा है, AP वेक्टर इज ए वेक्टर लाइक दिस, AO वेक्टर इज ए वेक्टर लाइक दिस, है ना। थिंक ऑफ ए वेक्टर PO, अगर आप PO वेक्टर की बात करेंगे तो सोचो तो AP प्लस PO इज इक्वल टू AO, क्या पता चला बाय ट्रायंगल लॉ, AP वेक्टर प्लस PO वेक्टर, अपने मन से एक PO वेक्टर लिया, PO वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया AO वेक्टर। अच्छा ये है, तो फिर AP माइनस PO क्या आ रहा है, देखो तो हमें क्या निकालना था AO माइनस AP, AO माइनस AP को इधर ले लो, तो PO वेक्टर क्या हो गया AO वेक्टर माइनस AP वेक्टर। एंड डोंट यू थिंक ये पार्ट रिमूव हो गया तो P इज ए फिक्स्ड पॉइंट, O इज ए फिक्स्ड पॉइंट, एक्सक्यूज मी, O इज ए फिक्स्ड पॉइंट, P इज ए फिक्स्ड पॉइंट, A आप कहीं भी लो, AO माइनस PO क्या आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी PO, AO माइनस AP क्या आ रहा है, इट इज कमिंग PO। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग इट इज GM बाई R क्यूब इंटू PO वेक्टर। क्या देखिए हम देखिए कि इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इनसाइड, A कहां पे उससे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो अगर हम EA का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, इट इज GM बाई R क्यूब इंटू PO का मैग्नीट्यूड, PO का मैग्नीट्यूड कितना होता है PO, ये डिस्टेंस r/2 है, तो इट इज GM बाई R क्यूब इंटू r/2 कितना आएगा GM बाई 2R स्क्वायर। क्या देखे आप, यहां लो यहां लो यहां लो यहां लो यहां लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, एट दी पॉइंट द इंटेंसिटी इज GM बाई 2R स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में, PO की डायरेक्शन में, मतलब यहां पर इंटेंसिटी ऐसा है, यहां पर इंटेंसिटी ऐसा है, यहां पर इंटेंसिटी भी ऐसा है, हर जगह इंटेंसिटी सेम मैग्नीट्यूड में है, सेम डायरेक्शन में है। सो इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इन द वॉइड इज कमिंग आउट टू बी द सेम। समझ में आया क्या, ये हो गया मैजिक। क्या मैजिक है कि ये एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा अगर इसमें से हम एक स्फेरिकल जोन को बाहर निकाल देंगे। तो आया समझ में, ये आ गया समझ में, ठीक है ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेई का, ठीक है। लीग में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इसको करेंगे। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।